तो एक बार सभी साथियों को फिर से नमस्कार और आज के इस लेट नाइट सेशन में आपका स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। तो आज का दिन बहुत ही खास रहा क्योंकि बहुत ही हमारे होनहार साथियों का आज प्रमोशन एग्जाम रहा और हवा का रुख जो है पलटा और बहुत सारे सवाल जो हैं, अरविंद जी नमस्ते, तो बहुत सारे सवाल जो हैं डिफरेंट डिफरेंट सवाल आए हैं। तो आज का सेशन जो भी साथी अटेंड करेंगे उनको एक नए सवालों का एक खजाना मिलेगा और वो अपनी तैयारी को जो है बहुत ही दुरुस्ती की ओर ले चलेंगे। तो रोशन जी नमस्ते, बहुत सारे साथी जुड़ चुके हैं, बबलू कुमार जी और अमित मिश्रा जी, अभिषेक जी, बहुत बढ़िया, वाह। मनिका प्रसाद जी नमस्ते। तो मेरी आवाज़ शानदार तरीके से पहुंच रही है। डीके राय साहब नमस्ते। हाँ जी, कुणाल पांडे साहब प्रणाम, बहुत बहुत नमस्कार। दया जी, दयानंद जी होंगे शायद, ये दया जी हैं तो दयानंद जी होंगे शायद, ऐसा लग रहा है मुझे। तो आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मेरी आवाज़ शानदार तरीके से पहुंच रही है तो एक थम्स अप कर दीजिए। तो हम लोग आज जो है सवालों पे चर्चा करेंगे जो आज ही प्रमोशन एग्जाम आया है, वो भी स्केल 2 to 3 में। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सवाल पे चर्चा करेंगे। सवाल जो भी साथी एग्जाम दिए हैं उन्होंने काफ़ी इसको टफ बताया, स्टैंडर्ड जो है हाई रिस्क में बताया, मतलब टफ क्लास का था। और मतलब जो भी सामान्य जो बैंकिंग है, जो जनरल बैंकिंग है, जो यूनिवर्सल बैंकिंग है, उससे जुड़ा हुआ सवाल जो है बिल्कुल ही नहीं आया। तो घबराने की कोई बात नहीं, जो आया है वो तो हमारे साथ है ना, तो हमारे पास समय है और हम उस समय में उन सवालों को अगर तैयार कर लेते हैं तो अगर उससे जुड़े हुए सवाल आएंगे तो उसका सामना हम लोग भलीभांति कर सकते हैं। तो यही तो कला कौशल है। अभी आज सवाल आए हमारे पास, उन सवालों पे चर्चा करेंगे और उस सवाल से जुड़ा हुआ अगर सिमिलर सवाल आपके बैंक का आता है आने वाले प्रमोशन एग्जाम में तो आप उन सवालों का बड़े अच्छे से जो है सामना कर सकते हैं, ऐसी मेरी अपेक्षा है और शुभकामनाएं भी हैं, आप जरूर करेंगे। तो चलिए, आज के सेशंस में जो सवाल हैं आप चाहे तो इसको नोट कर सकते हैं क्योंकि पीछे पीपीटी स्क्रीन नहीं चलेगा। पीछे पीपीटी इसलिए नहीं चलेगा क्योंकि वो सवाल को जो है मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ, है ना, सवाल टाइप नहीं कर पाया हूँ। तो सवाल मैं मौखिक तौर से आपसे चर्चा करूँगा। तो पहला सवाल इसके 2 to 3 में जो आया था वो आया है, STR report is to be submitted within how many days। तो ये सवाल आया था, STR रिपोर्ट जो सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट है वो कितने दिनों के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को सबमिट किया जाता है। तो सवाल आप लिखते जाएंगे तो भी अच्छा है, नहीं लिखेंगे तो रिकॉर्डिंग जो है आपको मिल जाएगी। तो पहला सवाल जो पूछा गया देखिए कि सस्पिशियस ट्रांजैक्शन रिपोर्ट शुड बी सबमिटेड टू द फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट विद इन हाउ मेनी डेज। कुणाल पांडे जी ने लिख दिया 7 डेज। तो जी हाँ, ये सही उत्तर है, विद इन 7 days फ्रॉम द डेट ऑफ कंफर्मेशन ऑफ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन। तो कंफर्मेशन के डेट से, जो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन का कंफर्मेशन है उसके डेट से 7 दिनों के अंदर फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को ये रिपोर्ट जो है भेजा जाएगा। तो सवाल नंबर 1 है, कोई साथी बढ़िया तरीके से लिखते भी जाएं। दूसरा सवाल ये पूछा गया कि रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज क्रिएटेड ए फंड फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फॉर पेमेंट रिलेटेड डिजिटल डिवाइसेस। तो हाल ही में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जिससे कि जो डिजिटल ट्रांजेक्शन है उनको बढ़ावा मिल सके और उसके लिए कुछ लक्ष्य बनाए गए। तो वो कौन सा फंड है उसके नाम से बताया गया। यस रितेश पांडे जी, बहुत बढ़िया। तो क्या सवाल पूछा गया, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने एक ऐसा फंड क्रिएट किया है जिसका उपयोग जो है ऐसे ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए किए जाएंगे जिससे डिजिटल ट्रांजैक्शन के लिए जो इक्विपमेंट्स लगेंगे, जो डिवाइसेस लगेंगे, उनको सब्सिडी के तौर पे दिया जाएगा, प्रोत्साहन किया जाएगा ताकि प्रतिवर्ष 30-30 लाख जो डिवाइसेस हैं वो जो है यहाँ पर लगाए जा सकें और डिजिटल ट्रांजेक्शन को जो है बढ़ावा दे सकें। तो वो क्या है, PIDF, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, जिसके लिए रिजर्व बैंक ने 250 करोड़ का कंट्रीब्यूशन दिया है। और जो कार्ड नेटवर्क्स हैं या और जो नेटवर्क्स हैं, पेमेंट नेटवर्क्स हैं, उनसे कंट्रीब्यूशन करके अभी वर्तमान स्थिति में अगर नवंबर में देखा जाए तो 614 करोड़ का नेटवर्क है। और ये सवाल पूछा गया
PIDF, तो उसका उत्तर था PIDF। तीसरा सवाल जो स्केल 2 to 3 में पूछा गया, वो सवाल था कि हाल ही में जो वुमेन एसएचजी हैं, वुमेन एसएचजी को लोन देने के लिए कोलेटरल फ्री जो लिमिट है उसको बढ़ाया गया, और कितने रुपए तक के लोन जो है वुमेन एसएचजी को विदाउट कोलेटरल सैंक्शन किए जा सकते हैं, ये सवाल पूछा गया। देखिए कितना बहुमूल्य सवाल है ना। तो क्या पूछा गया कि विदाउट कोलेटरल जो है मैक्सिमम लोन कैन बी सैंक्शन टू द वुमेन एसएचजी। जो वुमेन एसएचजी हैं NRLM में है, फाइनेंस करने के लिए जो मैक्सिमम लोन जो है सैंक्शन किया जा सकता है विदाउट कोलेटरल सिक्योरिटी, कितना किया जा सकता है? संजय कुमार जी, कुणाल पांडे जी, अरविंद कुमार जी। तो ये देखिए 20 लाख, इसकी लिमिट पहले 10 लाख थी, इसको बढ़ा के 20 लाख किया गया है ना, अच्छी बात। तो ये हम लोग अभी 3-4 सवाल जो है वो डिस्कस किए हैं। तो पहला सवाल था STR से जुड़ा हुआ, दूसरा सवाल था PIDF से जुड़ा हुआ, पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड से, तीसरा जुड़ा हुआ सवाल SHG से। चौथा जो सवाल पूछा गया वो है वोकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स के लिए जो लोन दिए जाएंगे, एजुकेशन लोन दिए जाएंगे, उनका जो रीपेमेंट पीरियड है वो कितना होगा, ये पूछा गया। क्या है ये? सेंट्रल बैंक की एक स्कीम है जिसको नाम दिया गया सेंट स्किल। क्या नाम दिया गया? सेंट स्किल। और ये वोकेशनल कोर्स है, और वोकेशनल कोर्स के लिए अगर 50,000 रुपया तक के अगर लोन है या 50,000 से ज़्यादा तक का लोन है तो उसका रीपेमेंट पीरियड कितना होगा, ये पूछा गया। मतलब देखिए मैंने बताया ना, जो भी रिटेल लोन है उसके, यस सबाना जी बहुत बढ़िया बता रहे हैं। तो 2 सवाल पूछे गए थे एक ही सवाल में। एक पूछा गया था 50,000 तक के अगर वोकेशनल कोर्स हैं तो कितना जो है रिपेमेंट पीरियड होगा, और 50,000 से ऊपर के लोन है तो कितना जो है उसका रिपेमेंट पीरियड होगा। तो यहाँ पर जो भी लोन है उनके 5 चीज अगर आप देखते हैं तो पूरा आपका लोन कवर हो जाता है। पहला क्वांटम ऑफ फाइनेंस, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मार्जिन, रीपेमेंट पीरियड और सिक्योरिटी। तो आप सोचिए यहाँ पर पूछा गया वोकेशनल जो सेंट स्किल स्कीम है, वोकेशनल एजुकेशनल एंड ट्रेनिंग एलिजिबिलिटी के लिए जो है रीपेमेंट पीरियड पूछा गया। तो इसमें क्या है, मिनिमम जो लोन है इसमें 5,000 दिया जाता है, मैक्सिमम लोन 1,50,000। इस योजना के तहत मैक्सिमम लोन 1,50,000 दिया जाता है, और इसका जो मार्जिन है केवल 5% मार्जिन है, 5% मार्जिन है। और अगर लोन 50,000 तक के दिए गए हैं तो उसका रीपेमेंट 3 ईयर्स में करना है, और लोन अगर 50,000 से 1 लाख तक दिए गए हैं तो अप टू 5 ईयर्स, और 1 लाख से ज़्यादा है तो सबाना जी ने लिख दिया यहाँ पर अबव अगर 1 लाख है तो 7 ईयर के अंदर रिपेमेंट होना चाहिए। तो यहाँ पर 2 सवाल पूछे गए थे कि अगर 50,000 तक है तो कितना रिपेमेंट 3 साल के अंदर हो जाएगा, 50,000 से ज़्यादा है तो 5 to 7 ईयर में रिपेमेंट हो जाएगा। चलिए ये सवाल हो गया। अगला सवाल पूछा गया कि TOL एंड डिवाइडेड बाई TNW, मतलब जो टोटल लाइबिलिटी है, आउटसाइड लाइबिलिटी, उनके नेटवर्थ का कितना हिस्सा होना चाहिए बैंक के क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से। व्हाट इज द जो स्टैंडर्ड रेशियो फॉर टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी डिवाइडेड बाय टोटल नेटवर्थ एज पर द क्रेडिट पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के क्रेडिट पॉलिसी के हिसाब से जो टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी है वो टोटल नेटवर्थ का कितना होना चाहिए। टोटल आउटसाइड लाइबिलिटी मतलब आपकी जो नेटवर्थ है, टोटल जो TNW है, जो नेटवर्थ है उसका कितना गुना आप बाहर से ले सकते हो। सपोज आपके पास 1 रुपये है आपकी पूंजी नेटवर्थ, तो आप कितना रुपया आउटसाइड लाइबिलिटी ले सकते हो, तो वो होगा 5:1। यस, कितना होगा? 5:1। मतलब अगर आपकी पूंजी 1 रुपये है तो आप बाहर से आउटसाइड लाइबिलिटी जो है 5 रुपये ले सकते हो। ये सवाल पूछा गया। अगला सवाल पूछा गया कि जो सेंट जो होम डबल प्लस है, सेंट होम डबल प्लस है, उसमें मार्जिन कितना है। सेंट होम डबल प्लस में मार्जिन कितना है, मतलब ये बैंक की जो एक स्कीम है जिसमें कोई ग्राहक अगर घर खरीदने के लिए आता है तो घर के साथ साथ घर के अन्य चीज़ों को अच्छा बनाने के लिए, सजाने के लिए उनको एक OD लिमिट दी जाती है जिसको बोलते हैं सेंट होम डबल प्लस। तो सेंट होम डबल में क्या है, एक तो घर खरीदने के लिए आप हाउसिंग लोन दे दिए, और उस घर को सजाने के लिए उसमें सोफा, फर्नीचर, किचन अच्छा बनाने के लिए और कुछ बढ़िया करने के लिए उसको जो OD फैसिलिटी दी है उसको सेंट होम डबल प्लस। तो उसमें मैक्सिमम लोन 10 लाख होता है,
उसमें मार्जिन पूछा गया कि मार्जिन कितना होगा, तो वो मार्जिन है 25%। कितना है मार्जिन? 25% मार्जिन, ये इसका सही उत्तर है, सेंट होम डबल प्लस में। अब एक सवाल पूछा गया कि आरबीआई के निर्देशानुसार निम्नलिखित में से कौन सा कंपनी जो है वो क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों की सूची में शामिल नहीं है। क्या सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों की सूची में अधिकृत नहीं है एज पर आरबीआई गाइडलाइन। पहला था सिबिल, ट्रांस यूनियन सिबिल, दूसरा था इक्विफैक्स, तीसरा था एक्सपीरियन और चौथा था कॉल क्रेडिट। तो और पांचवा भी था, उसमें था क्रिफ हाई मार्क्स। तो इस बार ये देखा गया है कि इनमें 5-5 ऑब्जेक्टिव थे। तो सवाल ये पूछा गया था which is the not the credit information company approved by Reserve Bank of India. First is the TransUnion Sibil, second is the Equifax, third is the आपका जो एक्सपीरियन और नेक्स्ट जो है कॉल क्रेडिट। कॉल क्रेडिट, तो कॉल क्रेडिट जो है ये कॉल क्रेडिट जो है बल्क क्रेडिट जो है ये जो है आपका सीआईसी नहीं है, बाकी जो है क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी है। चलिए एक सवाल और पूछा गया, अगला सवाल पूछा गया कि अगर बैंक की गलती से कोई ग्राहक का खाता डेबिट हो जाता है, रॉन्गली डेबिट हो जाता है, तो वो खाता जो है कस्टमर की शिकायत मिलने के कितने दिनों के अंदर क्रेडिट हो जानी चाहिए। तो ये इंटरनल जो पॉलिसी के हिसाब से पूछा गया कि अगर कोई खाता जो है बैंक अधिकारी या कर्मचारी की गलती की वजह से डेबिट हो गया है ना, डेबिट हो गया, तो वो राशि शिकायत मिलने के कितने दिनों के अंदर क्रेडिट हो जानी चाहिए, ये सवाल पूछा गया। ये एटीएम से जुड़ा हुआ या यूपीआई से जुड़ा हुआ सवाल नहीं है, ये सवाल पूछा गया सीधा कि अगर कोई बैंक के अधिकारी की लाइबल टू जो बैंक के अधिकारी या कर्मचारी की वजह से वो अगर डेबिट हो गया, गलती से डेबिट हो गया और शिकायत मिलने के कितने दिनों के अंदर होनी चाहिए। तो ये इसमें पॉलिसी के हिसाब से 7 डेज है, आपके अलग अलग बैंक की अलग अलग पॉलिसी हो सकती है। तो ये कस्टमर ग्रीवेंसेस पॉलिसी के अनुसार 7 दिनों के अंदर क्रेडिट हो जाने चाहिए। चलिए अगला सवाल पूछा गया कि एक ग्राहक है, उसका डिपॉजिट आपके बैंक में जमा है और वो लगातार 7 सालों से मिसिंग है, तो उसको एज्यूम किया जाएगा कि वो मृत पाया गया और उसके जो खाते का क्लेम जो है डेथ क्लेम के हिसाब से जो है सेटल किया जाएगा। ये जो नियम है जो मिसिंग पर्सन का, वो कौन से एक्ट के तहत उसकी व्याख्या की गई है, कौन से एक्ट के तहत इसकी व्याख्या की गई है। तो सवाल क्या है कि जो भी अगर ग्राहक लगातार 7 सालों से मिसिंग है और 7 सालों से मिसिंग होने के साथ अगर उसको मृत माना जाएगा और उसके खाते की राशि को डेथ क्लेम के हिसाब से एज्यूम किया जाएगा, ये जो है कौन से एक्ट में इसकी व्याख्या की गई है। तो अंडर सेक्शन 107, 108 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत इसकी व्याख्या की गई है। तो इंडियन एविडेंस एक्ट वहां पर था, तो ये उसका सही उत्तर होगा, इंडियन एविडेंस एक्ट के तहत। एक सवाल पूछा गया, अगला सवाल कि व्हाट इज द मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट अंडर प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम फॉर द सर्विस इंटरप्राइजेस। सर्विस इंटरप्राइजेस में अगर कोई उद्योग धंधा करना चाहता है सर्विस इंटरप्राइजेस में, तो मैक्सिमम प्रोजेक्ट कास्ट कितना होगा पीएमईजीपी के तहत। पीएमईजीपी के तहत सर्विस इंटरप्राइजेस में कितना होगा ये पूछा गया है। तो सर्विस इंटरप्राइजेस में मैक्सिमम पूछा गया है, तो सर्विस में क्या होता है, जहां सेवा देता है ना, तो वहां पर इसका सही उत्तर होगा ये 10 लाख। अगर मैन्युफैक्चरिंग होता तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या होगा 25 लाख होगा, लेकिन यहाँ पर सर्विस पूछा गया इसलिए यहाँ पर 10 लाख होगा। ये पीएमईजीपी के बारे में सवाल पूछा गया। तो ये हुई बात है ना, काफी आपको सवाल मिले होंगे, उसके जवाब भी आप दे रहे हैं। अगला सवाल पूछा गया, अगर कोई वेरीफाइड वुमेन एसएचजी हैं, वेरीफाइड वुमेन एसएचजी हैं, तो आपके साथ लिंकेज हैं, तो उनके जो एसएचजी मेंबर हैं उनको कितने रुपए का ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाएगा, ये जो है सवाल पूछा गया। जो वेरीफाइड वुमेन एसएचजी हैं, वेरीफाइड वुमेन एसएचजी के केस में कितने रुपए का जो है ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दिया जाएगा। अभी अभी हाल ही में ये न्यूज़ आपने पढ़ा होगा, दिसंबर में पढ़ा होगा या नवंबर में पढ़ा होगा कि
ऐसे अकाउंट जो वेरीफाइड वुमेन एसएचजी हैं और वो PMZY अकाउंट जो रन करते हैं, तो उनमें जो ओवरड्राफ्ट लिमिट लॉन्च किया गया है वेरीफाइड वुमेन एसएचजी के मेंबर्स को, उसकी राशि है 5000। कितना है? 5000। और ये जो वुमेन एसएचजी हैं, अगर वो NRLM के तहत लिंकेज हैं उनके लिए है, और उनके जो है सेविंग खाते में NRLM का लिमिट अलग है, ये एडिशनल एक फैसिलिटी उनको ओवरड्राफ्ट के रूप में दी गई है, वो है 5000 पर एसएचजी मेंबर फॉर वेरीफाइड वुमेन एसएचजी मेंबर अंडर दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन। तो एसएचजी के मेंबर जो हैं इस फैसिलिटी को अवेल कर सकते हैं, किसके? उनके सेविंग खातों में, जो प्रधानमंत्री जन धन मेरा खाता भाग्य विधाता है। सपोज मान लीजिए कोई एसएचजी है, बढ़िया रन कर रहा है, वेरीफाइड एसएचजी है, उसका रजिस्ट्रेशन है, उसका आपको रिवॉल्विंग फंड मिल चुका है, पंच जो सूत्र है उनका पालन किया है, फिर क्रेडिट लिंकेज कर दिए, तो उस एसएचजी के जो मेंबर होंगे, वो एसएचजी के मेंबर्स जो होंगे उनको आप 5000 रुपये तक का जो ओडी लिमिट दे सकते हैं। यस प्रीति शर्मा जी, बहुत बढ़िया, आपने पढ़ा होगा। चलिए अब बात करते हैं कि जो रिटायर्ड होने वाले ऑफिसर्स हैं उनको एक फर्नीचर फैसिलिटी दी जाती है। तो अगर जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनको कितने साल अगर उन्होंने फर्नीचर यूज कर लिया तो फर्नीचर उनको दे दिया जाता है। सर वो तो सबको देते हैं राज ओझा जी। क्या सबको देते हैं? वो अलग है राज जी, सबको देते हैं वो तो 10,000 है। आप जो कह रहे हैं जो प्रधानमंत्री जन धन योजना में वो कितना है सबको देते हैं, वो 10,000 है। लेकिन यहाँ पर सवाल पूछा गया वेरीफाइड वुमेन एसएचजी के जो मेंबर हैं उनको एक हसल फ्री ओडी देना है, वो है 5,000 रुपीज़, वो अलग है। ठीक है, अब बात करते हैं, यहाँ पर मैं बात कर रहा था कि जो रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं उनको बैंकों में एक फर्नीचर फैसिलिटी दी जाती है स्केल वाइज। अगर स्केल 2 हैं तो 1,80,000, स्केल 3 हैं तो 2,25,000। तो ये जो फर्नीचर हैं ये उनके हो जाते हैं, उनको अलॉट कर दिया जाता है अगर कितने साल तक वो यूज कर लिया, रिटायर्ड ऑफिसर्स हैं। तो ये समय है, ये 5 ईयर्स, ये है 5 ईयर्स का जो अगर यूज कर लिया तो ये उनको मिल जाता है। एक सवाल और पूछा गया कि जहां भी बैंक के फ्लैट्स अवेलेबल हैं जिसमें बैंक के अधिकारियों को उनमें रेंट फ्री जो एकोमोडेशन मिलता है बैंक के खुद के फ्लैट में, तो वहां पर अगर ST SC के जो एम्प्लॉय हैं तो उनको रिजर्वेशन कितना मिलता है उस बैंक के फ्लैट में पूछा गया। क्या पूछा गया कि बैंक का जो प्रीमाइसेस है, जहां पर बैंक प्रीमाइसेस की फैसिलिटी है, वहां पर अगर रेंट फ्री एकोमोडेशन के लिए अधिकारी जो हैं वहां पर अप्लाई करते हैं तो वहां पर SC ST के अगर एम्प्लॉय हैं तो वहां पर उनको रिजर्वेशन कितना मिलता है। इसका जवाब अभी मैं खोज नहीं पाया हूँ, इसका जवाब आप सिर्फ सवाल लिख लीजिए, इसका जवाब हम किसी दूसरे सेशन में देंगे, क्योंकि इस सर्कुलर पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। GAD पॉलिसी पढ़ना पड़ेगा या प्रीमाइसेस पॉलिसी पढ़ना पड़ेगा, तब इसका सवाल के जवाब जो है दे सकते हैं। अब अगला सवाल जो है ये पूछा गया कि कॉमर्शियल रियल एस्टेट के जो प्रोजेक्ट्स होते हैं, कॉमर्शियल रियल एस्टेट के, उनमें मिनिमम जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट्स होते हैं उनमें मिनिमम रेसिडेंशियल कितना होना चाहिए, रेसिडेंशियल मिनिमम कितना होना चाहिए ये पूछा गया है। तो मिनिमम जो कॉमर्शियल रियल एस्टेट के प्रोजेक्ट हैं वहाँ पर कम से कम जो रेसिडेंशियल है वो कितने % जो रेसिडेंशियल होने चाहिए, ये सवाल पूछा गया। और इसका जो आंसर है वो 10% मिनिमम उनमें होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 10% मिनिमम उसमें जो है रेसिडेंशियल होना चाहिए, बाकी वो कॉमर्शियल रियल एस्टेट प्रोजेक्ट जो है कर सकते हैं। अगला सवाल पूछा गया है कि जो ऑफिसर को जो फर्नीचर मिलते हैं ताकि वो सम्मानजनक रह सके, अपने घर में कोई चीज़ की कमी महसूस न कर सके, एक आत्मसम्मान के साथ उसके घर में जो भी ज़रूरत की सामग्री है उसको एक फैसिलिटी दी जाती है जिसको बोलते हैं फर्नीचर फैसिलिटी, है ना। तो उसका फर्नीचर फैसिलिटी जो दी जाती है उसमें हर साल जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस की जाती है वो कितना % उसका रिएम्बर्समेंट मिलता है। What is the reimbursement percentage of the furniture facility given to the officer at their residence as per the HR पॉलिसी या GAD पॉलिसी। तो बैंक के पॉलिसी के हिसाब से जो भी ऑफिसर फर्नीचर या रेसिडेंस पे इस्तेमाल करते हैं उनको जो है कितना % का रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए सालाना जो है वो रिएम्बर्समेंट मिलता है।
हाँ जी, अरविंद मंडल जी जरा टाइप करके बताइए कितना % मिलता है। तो जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस, ये तो बिल्कुल याद होगा आप लोग, जो है साल खत्म हो जाता है तब उसमें मेंटेनेंस डाल देते हैं। फ्रिज ठीक कराया, AC ठीक कराया, यस सोनू जी एकदम बढ़िया लिख दिए कि 5% है ना, और खटाक से आपके खाते में जो है HRMS के थ्रू जमा हो जाता है। फिर आप उसमें रिपेयर एंड मेंटेनेंस करते हैं या जो भी करते हैं, पार्टी करते हैं, जो भी करते हैं, चलेगा वो, ठीक है। चलिए, तो ये सवाल पूछा गया कि जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस में जो है कितना % जो है उनको रियम्बर्समेंट मिलता है। अगला सवाल जो पूछा गया कि जो इंडिविजुअल जो है एक्सपोजर, वो अपने कैपिटल का कितना एक्सपोजर कर सकता है। इंडिविजुअल, व्हाट इज द % ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोजर ऑफ द कैपिटल ऑफ द बैंक। एक इंडिविजुअल एक्सपोजर होता है ना, इंडिविजुअल एक्सपोजर होता है, ग्रुप एक्सपोजर होता है। तो इसमें ये पूछा गया कि इंडिविजुअल के केस में एक्सपोजर जो है कितना % कर सकता है। तो आप लोग को अभी मैं एक्सपोजर नॉर्म्स का वीडियो दिया था, यस संजय कुमार जी बहुत बढ़िया, प्रीति शर्मा जी बहुत अच्छे। तो यहाँ पर किया गया क्या कि जो भी इंडिविजुअल में है वो 20% क्या करते हैं, 20%। आ जाओ जाओ आ जाओ आ जाओ, मिलाते हैं आपको। ये देखो ये भी आ गया। ओ देख, सबका एग्जाम हो गया। अरे कैंडी पढ़ाएगा पढ़ाएगा। वाह, आज वोडाफोन है, वोडाफोन साथ में देखो, पढ़ा पढ़ा आ जा देखो देखो तो सब लोग हेलो करो हेलो करो। अजय जो इधर है ही, है पढ़ाने देता नहीं है ये, कैसे करें। ये भी ना आ जाता है हमारे पास कैंडी। देखो 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 थोड़ी देर पढ़ाने दो, थोड़ा देर। हाँ जब पढ़ो पढ़ाओ, चलो एक क्वेश्चन पढ़ दो, तुम एक क्वेश्चन पढ़ो, एक क्वेश्चन पढ़ो ना। अरे मुझे क्या दिखता है, उधर देखो उधर 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 उधर। चलो आओ उधर। हाँ जी, तो यहाँ पर पूछा गया था सवाल, क्या सवाल पूछा गया था कि एक्सपोजर नॉर्म्स इंडिविजुअल के केस में एक्सपोजर नॉर्म्स कितना है। तो एक्सपोजर इंडिविजुअल में 20% और ग्रुप में जो एक्सपोजर होगा वो 25% और एडिशनल 5% उनको दे सकते हैं। तो ये सवाल पूछा गया था कि ग्रुप एक्सपोजर और इंडिविजुअल एक्सपोजर कितना होगा। अगला सवाल पूछा गया था कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो मोबाइल बैंकिंग है उसमें जो ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से जो ट्रांजैक्शन दिए जाते हैं, उसमें मैक्सिमम एक महीने में कितना ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो ये बैंक के डिजिटल ट्रांजैक्शन की लिमिट जो है उसके बारे में सवाल पूछा गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं वो मोबाइल बैंकिंग के माध्यम से एक महीने में कितने ट्रांजैक्शन किए जा सकते हैं, ये सवाल पूछा गया। तो ये इंटरनेट बैंकिंग से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया कि या तो मोबाइल बैंकिंग से, ये थोड़ा कन्फ्यूजन है, लेकिन यहाँ पर इसका जो है 5 लाख मैक्सिमम किए जा सकते हैं। कितना किए जा सकते हैं, 5 लाख महीने का। एक ट्रांजेक्शन का लिमिट है 50,000, एक दिन की लिमिट है 1 लाख और महीने की लिमिट है 5 लाख। तो 3 लिमिट है, पर ट्रांजेक्शन मैक्सिमम 50,000, पर डे लिमिट 1 लाख और मैक्सिमम 1 मंथ लिमिट जो है वो 5 लैक्स। वो कितना होगा, वो 5 लैक्स होगा। तो ये सवाल पूछा गया। और एक LC स्टैंड बाई जो लोन होंगे, LC स्टैंड बाई लोन होंगे, उसमें मार्जिन पूछा गया। जो लेटर ऑफ क्रेडिट, स्टैंड बाई लेटर ऑफ क्रेडिट हैं, उसमें जो है मार्जिन पूछा गया। मार्जिन कितना होगा, तो मार्जिन है 110%। वो मार्जिन कितना होगा, 110% मार्जिन होगा। चलिए, अगला सवाल पूछा गया कि सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एक स्पेशल लोन है जिसको बोलते हैं सेंट बिजनेस लोन। बिजनेस को बढ़ावा देने के लिए, एंटरप्रेन्योर को बढ़ावा देने के लिए उनको बिजनेस लोन दिया जाता है। तो उस बिजनेस लोन को जो सेंट बिजनेस के नाम से जाना जाता है, उसका मिनिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना है और मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस कितना है। तो सेंट बिजनेस लोन का जो मिनिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस पूछा गया और मैक्सिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस पूछा गया। तो सेंट बिजनेस लोन का जो मिनिमम क्वांटम ऑफ फाइनेंस है 2 लाख और मैक्सिमम जो क्वांटम ऑफ फाइनेंस होगा वो 5 करोड़ होगा। कितना होगा, 5 करोड़ होगा। वो होगा कितना, 5 करोड़ होगा। चलिए, ये सवाल पूछा गया। और एक सवाल पूछा गया, अगर कोई स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं,
स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर हैं और अगर वो कुआं खुदवाने के लिए लोन लेते हैं और वो लोन जो है 50,000 तक का है, तो उसका रीपेमेंट पीरियड कितना होगा? जरा कमेंट करके बताइए जो साथी जानते हैं क्या है। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर को अगर उनके खेती करने के लिए जो उनका कुआं की खुदाई की जाती है, वेल जो बनाए जाते हैं, तो उनके लिए रीपेमेंट पीरियड कितना होगा? तो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर के लिए 50,000 का उसका आप लोग जो है अपने उसमें पॉलिसी में देख लीजिएगा। यहाँ तो 5 ईयर्स है, 5 ईयर्स है ना, 5 ईयर्स है सेंट्रल बैंक में, आप अपने स्कीम से देख लीजिएगा। चलिए अगला सवाल पूछा गया कि व्हाट इज द लिमिट फॉर इंडो नेपाल रेमिटेंस, इट वाज रिवाइज्ड फ्रॉम 50,000 टू हाउ मच रुपीज। ऐसे पूछा गया था कि इंडो नेपाल की जो रेमिटेंस है उसकी सीमा जो है अभी हाल ही में 50,000 से कितना बढ़ाया गया, ये सवाल पूछा गया। तो अभी सभी साथी जो है अभी क्लास में पढ़े होंगे आपने, वो सीमा जो है इंडो नेपाल रेमिटेंस में जो 50,000 था, वो अगर अकाउंट है आपके पास तो वो कितना कर दिया, वो 2 लाख कर दिया, और जिनके पास अकाउंट नहीं है वो भी 50,000 है, क्योंकि उसमें KYC वगैरह का रहता है ना, इसी वजह से। अब एक सवाल पूछा गया कि शाखा प्रबंधक वर्ग 2 मतलब ब्रांच मैनेजर स्केल 2 कैटेगरी का लैंडिंग पावर कितना होगा NSC में? NSC में लैंडिंग पावर कितना होगा ये पूछा गया कि शाखा प्रबंधक अगर स्केल 2 कैटेगरी के हैं तो उसमें स्केल 2 कैटेगरी में अगर NSC के अगेंस्ट लोन दे रहे हैं तो उनका लैंडिंग पावर कितना है? तो नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट के अगेंस्ट अगर वो लोन दे रहे हैं तो उसमें जो पावर होगा वो होगा, वो तो 1 करोड़ का पावर दिया गया है स्केल 2 को। कितना दिया गया है? 1 करोड़ का पावर दिया गया है। तो यहाँ पर NSC के अगेंस्ट अगर स्केल 2 है तो NSC के अगेंस्ट जो लोन देगा उसमें पावर पूछा गया, वो होगा 1 करोड़। अच्छा अगला सवाल पूछा गया कि स्केल 3 का जो है, स्केल 3 का ग्रुप एक्सपोजर में जो मैक्सिमम लैंडिंग पावर कितना है? स्केल 3 कैटेगरी में जो ग्रुप एक्सपोजर है उसका जो लैंडिंग पावर है वो कितना पूछा गया। तो वो स्केल 3 का साधारण इंडिविजुअल के केस में 1 करोड़ का लैंडिंग पावर है और ग्रुप के केस में वो 2 करोड़ का लैंडिंग पावर है। तो वहां पर उत्तर क्या होगा? 2 करोड़ होगा, लैंडिंग पावर 2 करोड़ होगा। अच्छा एक सवाल और पूछा गया कि अगर शाखा में लिंक फेलियर हो जाता है, कोई लिंक फेल हो जाता है और लिंक फेल की वजह से अगर कोई नुकसान हो जाता है, कोई रिस्क क्रिएट हो जाता है, तो वो रिस्क कौन से कैटेगरी में कहलाता है? कौन सी कैटेगरी में कहलाता है? वो मार्केट रिस्क कहलाता है, क्रेडिट रिस्क कहलाता है, ऑपरेशन रिस्क कहलाता है, या इंटरेस्ट रेट रिस्क कहलाता है? तो किसी शाखा में, शाखा प्रीमाइसिस में अगर लिंक फेल्यूर की वजह से अगर कोई रिस्क अराइज होता है तो वो रिस्क जो है कौन से रिस्क कैटेगराइज में होता है? तो ये होगा ऑपरेशनल रिस्क कैटेगरी में अराइज होगा। अब एक पूछा गया था कि जो किसानों को 4 व्हीलर खरीदने के लिए जो लोन दिए जाते हैं, किसानों को जो 4 व्हीलर, किसानों को जो 4 व्हीलर लोन जो सैंक्शन किए जाते हैं उसमें मार्जिन कितना % है, ये सवाल पूछा गया था। क्या पूछा गया था? मार्जिन कितना % है। तो मार्जिन के लिए पूछा गया कि मार्जिन जो है वो कितना % होगा, कि जो सेंट किसान जो लोन दिए जाते हैं उसके लिए पूछा गया। तो आप लोग जरा टाइप करके बताइए अगर जानते हैं तो कितना होगा मार्जिन? वो होगा 25%। कितना होगा? सेंट किसान अगर वाहन है, किसान वाहन में मार्जिन जो है 25% ये मार्जिन होगा किसान वाहन में। तो किसान वाहन में जो है 5 साल से पुराने जो नहीं होने चाहिए, और लोन जो है वो 10 लाख तक दिए जा सकते हैं, और फार्मर है 2 व्हीलर के लिए मैक्सिमम 15 लाख है, और इसमें जो मार्जिन है 2 व्हीलर के लिए जो है वो 15% है, ट्रांसपोर्ट व्हीकल के लिए 15%, और नॉर्मली जो है 10%। तो 4 व्हीलर के लिए 10% और फॉर अदर ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो है ये 15% है। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो किसान वाहन जो योजना है उसमें अगर किसान वाहन खरीदता है तो 10% मार्जिन होगा, लेकिन अगर कॉमर्शियल व्हीकल है तो उसके लिए 15% मार्जिन होगा। यस कुणाल पांडे जी, बहुत बढ़िया। अब आते हैं अगला सवाल जो उनसे पूछा गया था, वो है
कि एक एटीएम है जो किसी प्राइवेट एंटिटी द्वारा लगाया जाता है और उसी के द्वारा जो है वो ऑपरेट किया जाता है, तो ऐसे एटीएम को क्या कहते हैं? द एटीएम इंस्टॉल्ड बाय द प्राइवेट एंटिटी एंड सर्विस बाय देम इज कॉल्ड, कौन सा एटीएम कहलाता है? क्या सवाल है कि कोई एटीएम जो है वो प्राइवेट किसी संस्था द्वारा जो है वो किया जाता है और बाहरी द्वारा द ATMs which are set and operated by the non bank entities, तो उसको क्या कहते हैं? वाइट लेबल एटीएम कहते हैं। क्या कहते हैं? वाइट लेबल एटीएम। और जिसमें जो शाखा ऑपरेट करती है उसको कहते हैं ब्राउन लेबल एटीएम। तो द ऑटोमेटेड टेलर मशीन विच आर सेट अप ओन्ड एंड ऑपरेटेड बाय नॉन बैंक एंटिटीज, क्या होता है? These are called white label ATM. The ATMs which are set up, owned and operated by the non-bank entities. अगर नॉन बैंक एंटिटीज उसको सेटअप करता है, उसको ऑपरेट करता है तो व्हाइट लेबल एटीएम। अगर नॉन बैंक एंटिटी उसको सेटअप कर देता है लेकिन बैंक ऑपरेट करता है तो उसको ब्राउन लेबल एटीएम। ये हुई ना बात। चलिए, अब पूछा गया कि जो थर्ड पार्टी प्रोडक्ट बेची जाती है इंश्योरेंस के लिए और अदर प्रोडक्ट के लिए, तो उसमें बैंक की जो एक कौन सी गाइडलाइन का पालन किया जाता है, उस कॉन्ट्रैक्ट को क्या कहते हैं? उस कॉन्ट्रैक्ट में जो पालन किया जाता है उसको क्या कहते हैं? तो ये तो बड़ा कठिन सवाल पूछ दिया गया। ये तो पॉलिसी से है कि अगर कोई थर्ड पार्टी बिजनेस करते हैं, मान लीजिए इंश्योरेंस का बिजनेस करते हैं, तो थर्ड पार्टी बिजनेस है, तो उस बिजनेस के समय जो कॉन्ट्रैक्ट होता है वो कौन सा कॉन्ट्रैक्ट होता है ना? मतलब कौन से प्रैक्टिस को अपनाया जाता है? तो वहां पर ऑप्शन था फेयर प्रैक्टिस, है ना, फेयर ट्रीटमेंट प्रैक्टिस था। क्या था? फेयर ट्रीटमेंट प्रैक्टिस था। तो उसका उत्तर होगा फेयर ट्रीटमेंट प्रैक्टिस। अब प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से जुड़ा हुआ सवाल पूछा गया था। पीएम किसान सम्मान निधि में एक साल में किसान को कितनी राशि जो है सम्मान निधि के तौर पे प्रदान की जाती है? कितनी प्रदान की जाती है? आप लोग जरा बताइए, कितनी प्रदान की जाती है? 6,000 जो है प्रदान की जाती है। तो अब इतने सारे सवाल जो हैं आपको जो है प्रमोशन एग्जाम में पूछे गए थे, और ये सेंट्रल बैंक के स्केल 2 to 3 में जो सवाल पूछे गए थे वो हैं। और आप देख सकते हैं बहुत सारे सवाल जो हैं वो इनके इंटरनल स्कीम्स के बारे में पूछे गए, और प्रोसेसिंग चार्ज के बारे में भी पूछा गया। प्रोसेसिंग चार्ज के बारे में पूछा गया कि अगर सेंट होम लोन है और थर्ड एंड फोर्थ लोन ले रहे हैं तो उसमें प्रोसेसिंग चार्ज क्या है? तो आप बताइए, सेंट होम लोन है और वो थर्ड टाइम ले रहे हैं, तो थर्ड होम लोन में वो प्रोसेसिंग चार्ज कितना है? ये सवाल पूछा गया। तो प्रोसेसिंग चार्ज के बारे में पूछा गया कि थर्ड लोन जो है उसमें कितना प्रोसेसिंग चार्ज लिया जाएगा। तो ये तो अभी आपका थर्ड होम लोन में जो होम लोन है उसमें जुड़ा हुआ आप देख सकते हैं कि होम लोन के जो बेनिफिशरीज हैं उसमें जो थर्ड होम लोन दिया जाएगा थर्ड टाइम, उसमें प्रोसेसिंग चार्ज के लिए पूछा गया। इसको तो थोड़ा देख के हम जवाब दे पाएंगे कि इसमें प्रोसेसिंग चार्ज कितना है, क्योंकि नया प्रोसेसिंग चार्ज पूछता है। साधारण तो 0.50 प्रोसेसिंग चार्ज होता है, मैक्सिमम सब्जेक्ट टू जो है 20,000। तो लेकिन यहाँ पर सवाल जो है थर्ड एंड फोर्थ लोन के लिए पूछा गया। इसको जरा देख लीजिएगा कि कितना है, क्योंकि नॉर्मली 0.50 लेते हैं, लेकिन थर्ड टू फोर्थ में जैसे हमारे सोनू जी कह रहे हैं 1% है, तो ये जरा सर्कुलर देख लीजिएगा, सर्कुलर देख लीजिएगा। अच्छा, फिर आपको एक सवाल पूछा गया, अगर कोई LFC एडवांस और टी एडवांस लेते हैं, तो कोई स्टाफ लेता है, तो जो एडवांस जो है लेते हैं उसका एडवांस का तो जो बिल है वो सबमिट करने का टाइम कितना है ना? बिल सबमिट करने का टाइम कितना रहेगा, ये पूछा गया। तो बिल सबमिट करने का टाइम पूछा गया, अगर कोई जो है LFC और टी एडवांस लेते हैं तो कब बिल सबमिट करेगा, कितने दिन में बिल सबमिट करेगा, ये पूछा गया है। तो ये 30 डेज के अंदर सबमिट करना होता है। 30 डेज के अंदर, वो 30 डेज के अंदर मैक्सिमम पीरियड है 30 डेज। स्टाफ अकाउंटेबिलिटी से भी बहुत सारे सवाल पूछे गए हैं।
तो आज के सेशन में हम इतने ही सवाल रखते हैं, फिर अगले सेशंस में हम लोग बहुत सारे सवाल और भी रखेंगे। वैसे बहुत सारे सवाल आए हैं, उनको मैं PDF सेक्शन में भी अपलोड कर लूँगा, लेकिन आज मोटा मोटी ये 30 सवाल हम लोग यहाँ पर डिस्कस किए हैं, जो आज के सेशंस में आप उसका लाभ लिए होंगे। तो आशा करता हूँ कि आपको एक ट्रेंड मिल गया होगा कि कैसे सवाल आज के प्रमोशन एग्जाम आए हैं। और जो सवाल हैं वो तो और काफ़ी टफ हैं, है ना। जैसे आपके ऑपरेशनल रिस्क मैनेजमेंट से सवाल आया है, आधार इनेबल ब्रिज सिस्टम से सवाल आया है, फिर उसके बाद ड्यू डिलिजेंस से सवाल पूछा गया है, RAROC ईज के अंडर पूछा गया सवाल, मैक्सिमम एक्सपोजर जो कैपिटल मार्केट में भी सवाल पूछा गया है, चेक कलेक्शन जो है अगर 14 दिन से ज़्यादा में चेक कलेक्शन होता है तो कौन सा रेट से जो है उसको ब्याज दिया जाएगा या इंटरेस्ट सब जो है पेनल्टी दिया जाएगा, ये सवाल पूछा गया है ना। तो इतने सारे सवाल पूछे गए, बहुत सारे सवाल जो हैं आप हम इस सेशन में चर्चा किए हैं। अब चाहते हैं कि हम आपसे बात करें और फिर उसके बाद आज के सेशंस को यहीं समाप्त करेंगे। तो अभी जो कुछ साथियों को मैंने बोला था कि थोड़ा बात करेंगे, लेकिन हो सकता है वो साथी जो हैं घर पहुंचे होंगे और थक गए होंगे। कभी फिर मौका मिलेगा तो हम उन साथी जो आज के प्रमोशन एग्जाम में भाग लिए हैं तो उनसे भी बात कराएंगे, उनसे भी अनुभव साझा कराएंगे। तो आप लोग को एक ट्रेंड मिला होगा कि कैसे सवाल आए थे, तो आप अपने अपने प्रमोशन एग्जाम के सवाल की तैयारी के साथ जुड़ गए होंगे। अरविंद जी, तबीयत ठीक है? कैसे हैं? हाँ जी, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। सर बढ़िया हूँ सर, फर्स्ट क्लास। फर्स्ट क्लास, जबरदस्त हूँ, Yes, बोलिए जबरदस्त हूँ। जबरदस्त। ये हुई ना बात। तो थोड़ा Yes, सवाल मिला ना, 30 एक सवाल मिला ना आपको, बहुत सर से समझ में आ गया सर, कैसा कैसा क्वेश्चन पूछता है। है ना। ट्रेंड मिला सर, इसका ट्रेंड मिला ट्रेंड है। मिला, पुराना यस सर्कुलर उठा के सब तैयारी कर लो, है ना। और अभी सवाल जो आए हैं उनको मैं आपके लॉगिन सेक्शन में PDF में डाल दूंगा, ना। यस सर। तो आप उसकी और यस तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और जनरल यस सर। बैंकिंग यस के सवाल ज़्यादा बिल्कुल नहीं आया है, पूरा इंटरनल से आया है। तो सेंट्रल बैंक हाँ आप सर। मान के चलिए कि यस आप लोगों का जो 16 तारीख को एग्जाम होगा ना, आपका 16 को है ना, यस। हाँ सर, 16 को है। मान के चलिए जनरल बैंकिंग अभी पढ़ना छोड़ दीजिए आज से, यस सर, आज पे सर। ठीक है। यस सर। जो पढ़ चुके हैं वो तो सॉलिड है, पिछला जनरल बैंक जो पढ़े हैं। यस सर, वो तो है सर, आज वो तो सॉलिड ही है। आज से पूरा पूरा सारे टॉपिक वाइज पढ़ लीजिए। देखिए, हाउसिंग लोन का 3rd लोन 4th लोन में प्रोसेसिंग चार्ज पूछ लिया, यस सोचो सर, कहाँ सही तक बात पहुंचा है। वो। और एजुकेशन लोन में भी उस लोन को पूछा है जिसमें हम लोन देते ही नहीं है, सेंट स्किल देते नहीं है। प्रोफेशनल, है ना। सही बात है। हाँ सर। आपकी ब्रांच में एक भी है क्या? नहीं होगा। यस सर। आपकी ब्रांच में एक आध लोन है? नहीं होगा। सर है ना सर, सेंट स्किल है? सेंट स्किल भी है सर। अच्छा, तो वो हाँ सेंट स्किल का पूछ दिया कि रिपेमेंट पीरियड कितना होगा, है ना। हाँ सर। चलिए कोई बात नहीं, तैयारी करिए। और कोई साथी बात करना चाहते हैं तो बात करते हैं, फिर यस कोई सर। है और यस, दयानंद जी, वाह वाह, मजा आ गया। हाँ, नमस्कार सर। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं? ठंडी ज़्यादा है उधर? जी हाँ सर, ठंड तो है। अच्छा, मैं आया था बारिश हुई है इस उसकी वजह से ठंडी ठंड है। बहुत थी वहाँ पर, है ना। नहीं सर, उससे ज्यादा ठंड है। उसमें आप अभी अभी कैसे हैं अभी सर? ज़्यादा है। अच्छा, हाँ सर। तो आज देखिए, आज के जो एग्ज़ाम हुआ है वैसे उसके साथ आप तुलना मत करिएगा अपना, क्योंकि ये सेंट्रल बैंक का पिछले 2 साल से हम देख रहे हैं कि इंटरनल से जुड़ा हुआ बहुत सवाल आ रहा है। फिर भी आप लोग पूरी तैयारी होनी चाहिए, हमारे पास समय है, और इंटरनल की सारी चीज़ें जो जो चीज़ें हमें बता रहे हैं यहाँ पर वो तैयारी कर लीजिए, ठीक है। और कैसा चल 20-30 रहा है क्वेश्चन तैयारी तो आएगा आपकी? ही सर, इंटरनल। ठीक चल रहा है सर, ठीक चल रहा है, ठीक बहुत चल रहा अच्छा। है। अभी रेगुलर सेशंस करेंगे, उसमें भाग लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, है ना। कल तो सेशन में सर 100 मेंबर से ज्यादा इंक्लूड नहीं हो रहा था, इसी कारण से हम निकल गए थे। हाँ हाँ, कब? कल के सेशन में? जी हाँ, 7 वाली। अच्छा, कोई बात नहीं, बाद में उसका बहुत रिकॉर्डिंग सारे आपको लोग। मिल जाता है। हाँ। हाँ, वो देख ली तो वो तो सुबह ही देख लेते हैं। अभी हम लोग और भी बहुत सारे बैंकों के एग्जाम है, जैसे आने वाले में एक सेंट्रल बैंक का एग्जाम है 16 तारीख को, एक 16 को हम लोग का भी है, यूपी का हाँ, भी। उत्तर बिहार ग्रामीण बैंक का है, बड़ौदा यूपी ग्रामीण बैंक का है। तो इतने सारे बैंकों के एग्जाम हैं, तो जरा सबको थोड़ा एक्स्ट्रा समय दे दे के थोड़ा सा हम लोग सेशन की तैयारी करेंगे, जनरल,
है ना, बड़ौदा यूपी बैंक का भी है। तो चलिए आज रात्रि विश्राम करिए और अपने आप को रिकॉल करिए, और सर बाय गुड नाइट सर। हाँ, जिन चीज़ों को मैं बताया हूँ उनको समराइज करिए और नए यस सर, तैयारी यस के साथ तैयारी करके फिर से मैदान में आइए, फिर से बल्लेबाजी करेंगे। ठीक है, बिल्कुल सर। आज के बाद तो इंटरनल सर्कुलर के बाद देखूंगा सर अच्छे से। ठीक ठीक, देखिए। यस चलिए, आप सभी की सफलता और स्वस्थता की कामना करते हुए आपसे विदा लेता हूँ। आप मजबूत तैयारी करते हुए अपने आने वाले प्रमोशन एग्जाम की तैयारी करिए, और फिर मुलाकात करेंगे नए सेशन के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद, नमस्कार, शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। गुड नाइट सर, थैंक यू सर, गुड नाइट।